जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आप सभी का आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है गाइज, उस टॉपिक का नाम है हमारा फिक्स प्रेपोजिशन। देखिए गाइज, आपके अपकमिंग एग्जाम्स, इसमें राजस्थान सीईटी है, आरएसएम एसएसबी एलडीसी सीईटी के अंदर गाइज दोनों, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो या 10+2 लेवल और हाई कोर्ट एलडीसी, अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम्स है उसमें गाइज ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इस टॉपिक में आपको ये जानने को मिलेगा कि किस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है तो वो क्या सेंस देता है या कब फिक्स अपनी पोजीशन लेता है एक प्रेपोजिशन। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके अंदर, और बहुत ही सहूलियत भरे तरीके से ये चीज़ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाओगे। बस इसे आप थोड़ी तल्लीनता से देखते चलिएगा। एक चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं गाइस। तो चार्ट आप लोगों के सामने है, समझिए। सबसे पहला है, आपको यहाँ दिया गया है मेड फ्रॉम। देखिए गाइस, एक होता है मेक ऑफ और एक होता है मेड। पहले दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। यहाँ इंग्लिश मीन भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं। हिंदी मीन भी इसलिए है ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी समझ आए। इंग्लिश मीन ये कहता है व्हेन द फॉर्म चेंजेज, जब रूप बदल जाए किसी चीज का, तो उसे तो उसके लिए तो लगाया जाता है गाइज आपके मेक फ्रॉम लगाया जाता है। और व्हेन द फॉर्म डज नॉट चेंज, और जब किसी चीज का बना होना और उसका रूप नहीं बदले। कैसे? तो समझिएगा गाइज, जैसे मैंने कहा ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर। ब्रेड जो होती है वो आटे से बनाई जाती है। ब्रेड किससे बनाई जाती है? आटे से। समझ। तो गाइस, फ्लोर से आपने ब्रेड बनाया, क्लियर है, तो उसका रूप बदल गया ना। अब रूप बदलने से मतलब यह है कि वो वापस से उस रूप में नहीं आ सके। क्या आप ब्रेड से वापस आटा बना सकते हो क्या? तो गाइज, वापस से जब उस रूप में नहीं आ सके तो उसे क्या बोला जाता है? आपके मैक फ्रॉम यूज लिया जाता है। ठीक है, मतलब आटा एक अलग रूप में होता है, ब्रेड अलग रूप में होती है। तो इसका मतलब है गाइज, जब उसका रूप ही बदल गया तो आप हमेशा कौन से प्रेपोजिशन का यूज करोगे? मैक फ्रॉम का। मैडो होता है जब किसी चीज का बना होना या जब उसका रूप नहीं बदले। मैंने कहा शूज आर मेड ऑफ लेदर। शूज किससे बनाए जाते हैं? लेदर से बनाए जाते हैं। अब गाइस, जब शूज अगर लेदर से बनाया जा रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है लेदर का रूप नहीं बदल रहा। क्लियर है? दूसरा, कोई एक चीज दूसरी चीज से बनी हुई है। आप जब शूज में से चाहो जितना लेदर आप वापस से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि लेदर के फॉर्मेट को बदला नहीं गया है और शूज वापस से लेदर फॉर्मेट के अंदर आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? मैक ऑफ लगाना होगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नोट डाउन कीजिएगा। नंबर थर्ड है गाइज आपके डील इन, और एक होता है डील विद। ठीक है, देखिए इंग्लिश में ध्यान रखना, डील इन का यूज तब किया जाता है जब होता है टू बाय एंड सेल पर्टिकुलर। किसी चीज को आप खरीद रहे हो, पर्टिकुलर कोई चीज हो या वस्तु हो, उसे खरीदा जाए या बेचा जाए। हिंदी में हम इसे कहते हैं व्यापार करना। डील के साथ गाइज इन तब यूज लिया जाता है जब बात व्यापार करने की आती है। जैसे मैंने कहा ही डील्स इन बुक्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो व्यापार करता है। किसका? किताबों का। मतलब किताबें खरीदता या बेचता है। क्लियर? तो यहाँ गाइज आपको पता होना चाहिए कि डील के साथ इन तब लगाया जाता है जब बात व्यापार करने की आती है। डील के साथ विद कब लगाया जाता है? तो टू मैनेज विद समवन, किसी व्यक्ति या वस्तु से कोई चीज मैनेज करना, उससे निपटना। मतलब अल्टीमेटली तो आपके निपटने के सेंस में किसका यूज किया जाता है गाइज? डील विद का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको कहता हूं द कोर्ट विल डील विद द कल्प्रिट। कोर्ट जो है वो किससे निपटेगा? कल्प्रिट से डील करेगा। इसका मतलब है गाइज, यहाँ व्यापार की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी व्यक्ति से निपटने की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डील के साथ क्या लगाया जाएगा? आपके विद लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज आपके डिफर फ्रॉम। चाहे डिफर हो या गाइज आपके डिफरेंट हो, क्या हो? डिफरेंट। दोनों के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है गाइज? आपके फ्रॉम लगाया जाता है।
ठीक है। किसी चीज से भिन्न होने को क्या बोला जाता है, डिफर फ्रॉम या डिफरेंट फ्रॉम बोला जाता है। जैसे मैं कहता हूं हिज ब्रदर डिफर्स फ्रॉम हर इन हैबिट्स, उसका भाई जो है वो उससे अलग है आदतों के अंदर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइस डिफर के साथ आपके किसका यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, नोट डाउन कीजिए इसे, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है गाइस आप लोगों के सामने नंबर 6 डिफर विद। किसी से अगर आप असहमत हो, किसी से आप क्या हो, असहमत, तो देखिए, तो डिफर के साथ आपके किसका यूज किया जाता है, विद का। इंग्लिश में ध्यान रखना, टू डिसएग्री विद समवन, किसी से अगर आप डिसएग्री हो, हिंदी में किसी व्यक्ति से अलग मत होता है अगर, तो उसके लिए डिफर के साथ क्या लगता है गाइज, आपके विद लगता है। जैसे मैंने कहा ही डिफर्ड विद हिज एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जीएसटी। जीएसटी के जो परिणाम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज के जो परिणाम हैं, उनसे संबंधित या उससे रिगार्ड अगर हम करें तो वो व्यक्ति जो है या ही जो है वो उसके एम्प्लॉइज, उसके कर्मचारियों से क्या है, अलग मत रखता है। तो गाइस डिफर्ड में मत रखने की बात हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। ओके, फिर है डिपेंड ऑन। तो देखिए डिपेंड के साथ दो कंडीशन में ऑन लगेगा और एक कंडीशन में डिपेंड के साथ क्या लगता है, अपॉन लगता है। इस चीज का विशेष ध्यान आप रखिएगा। तो सबसे पहला है कि डिपेंड के साथ ऑन कब लगेगा, तो ये कहता है पुट ट्रस्ट इन सम पर्सन विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। किसी व्यक्ति पर निर्भर रहना या किसी व्यक्ति पर निर्भर करते हो अगर आप, तो उसके लिए डिपेंड के साथ क्या लगाया जाता है, ऑन। और सेम चीज गाइज अगर थिंग, किसी वस्तु पर अगर आप निर्भर रहते हो तो भी डिपेंड के साथ क्या लगता है, आपके ऑन लगता है। जैसे मैं कहता हूं हिज पेरेंट्स डिपेंड ऑन हिम, उसके माता पिता उस पर निर्भर है, तो ये व्यक्ति पर निर्भर है, तो डिपेंड के साथ हमने क्या लगाया, ऑन लगाया। मैंने कहा आई डिपेंड ऑन दिस बुक फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए मैं इस किताब पर निर्भर हूं। तो अब गाइस किस पर निर्भर हो आप, किताब पर, जो कि एक वस्तु है, तो वस्तु पर निर्भर हो तो भी ऑन लगेगा, व्यक्ति पर निर्भर हो तो भी क्या लगाया जाता है, आपके ऑन लगाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन डिपेंड के साथ अपॉन कब लगता है ये जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में ध्यान रखना, व्हेन एन एक्शन डिपेंड्स ऑन सम कंडीशन, जब कोई कार्य दूसरी परिस्थिति पर या स्थिति पर निर्भर करे, जब कोई एक्शन किसी कंडीशन पर निर्भर होता है, एक तो आप डायरेक्टली किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर हो, और आपका कोई एक्शन हो जो किसी कंडीशन पर निर्भर हो, तो डिपेंड के साथ आपको क्या लगाना है गाइस, अपॉन लगाना है। जैसे मैंने कहा आई कैन गो टू द मूवी, मैं मूवी जा सकता हूं या मूवी देखने जा सकता हूं, बट इट डिपेंड्स अपॉन वेदर माई पेरेंट्स विल लेट मी गो और नॉट, ठीक है। सॉरी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कहीं मेरे माता पिता मुझे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है गाइज, परिस्थिति है कि माता पिता परमिशन देंगे या नहीं देंगे। तो ऐसी कंडीशन पर जब आप कोई निर्भर रखते हो तो फिर डिपेंड के साथ क्या लगाया जाता है गाइज, आपके अपॉन लगाया जाता है, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा इसे, और उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट है जैसे ऑन मंडे, ट्यूसडे एटसेट्रा, वॉट एवर डे, कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है। गाइस इंग्लिश में लिखा है वी यूज ऑन विद डेज, हमेशा ध्यान रखना कोई भी डे हो या कोई भी डेट हो, इनसे पहले हमेशा किसका यूज होता है गाइस, आपके ऑन का यूज होता है। जैसे मैं कहता हूं ही रीच्ड मुंबई ऑन सैटरडे, वो सैटरडे को मुंबई पहुंचा। सैटरडे क्या है गाइस, आपके एक डे होता है, तो उससे पहले आपको क्या यूज करना होगा, ऑन यूज करना होगा। मैंने कहा इंजीरियस टू, देखिए टू हैव बैड इफेक्ट, किसी चीज का बुरा प्रभाव पड़ना आप पर, ठीक है, हेल्थ पर स्पेशली, और कोई चीज आपके लिए हानिकारक होना या घातक होना, तो आपको ध्यान रखना है इंजीरियस वर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगता है गाइज, आपका टू लगेगा। जैसे मैंने कहा
ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग करना, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हिंदी में जब हम देखते हैं तो दिखता है के लिए, तो के लिए को हमारे को लगता है कि फॉर का यूज होना चाहिए, जैसे ड्रिंकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ। लेकिन गाइज एक्चुअल के अंदर फिक्स प्रपोजिशन का कमाल यही है कि जो हिंदी का कॉन्टेक्स्ट निकलता है वो अक्सर ये इंग्लिश के अंदर आंसर नहीं देता। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंजरियस वर्ड के साथ हमेशा किसका यूज होगा, आपके टू का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है डाइड ऑफ। देखिए डाई के साथ आपके ऑफ लगता है और डाई के साथ आपके फ्रॉम भी लगता है। कब कब यूज लिया जाता है डाई ऑफ या डाई फ्रॉम का, तो आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है व्हेन अ डिजीज इज द कॉज, डिजीज यानी होती है बीमारी, जब मृत्यु का कारण क्या हो गाइज, बीमारी हो, मतलब किसी बीमारी से मरना जो कि प्रत्यक्ष कारण आपको दिख रहा हो कि बीमारी से ही मौत हुई है किसी की, तो गाइज डाई के साथ क्या लगाया जाता है, ऑफ। जैसे मैंने कहा ही डाइड ऑफ ब्रेन ट्यूमर, वो किससे मर गया गाइज, ब्रेन ट्यूमर से मर गया। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ठीक है, ही डाइड ऑफ एड्स। तो इस तरह से अगर बीमारियों से कोई व्यक्ति मरता है तो हम हमेशा किसका यूज करते हैं गाइज, ऑफ का यूज करते हैं। बट व्हेन समवन रीजन इज द अदर, ठीक है, जब किसी कारण से मृत्यु हुई हो, आपकी किसी दूसरे रीजन से अगर मृत्यु हुई है, तो आपको डाइड के साथ या डाई के साथ क्या लगाना होगा गाइज, फ्रॉम लगाना होगा। जैसे मैंने कहा ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी होता है गाइज आपके प्यास, और मैंने कहा वो प्यास से मर गया, किससे मर गया, प्यास। अब गाइज मृत्यु बीमारी से तो नहीं हुई ना, मृत्यु किससे हुई है, प्यास से हुई है, ठीक है, उसे पानी नहीं मिला और वो मर गया। तो ऐसी कंडीशन में डाई के साथ अब क्या लगेगा गाइज, आपके फ्रॉम लगेगा, ठीक है। एक होता है गाइज आपके, ये ईडियम भी होती है वैसे और फ्रेज में भी काउंट होता है, डाई इन हार्नेस, मतलब कार्य करते हुए मरना, कार्य करते हुए मरना। जैसे इंग्लिश वाले बच्चे पढ़िएगा, अ फ्रेज दैट मीन्स टू डाई वाइल इन सर्विस, ओके, जब आप सर्विस के अंदर हो, कार्यकाल के दौरान अगर आपकी मृत्यु हुई है तो फिर गाइज डाई इन हार्नेस भी बोला जाता है। जैसे मैं कहता हूं इंदिरा गांधी डाइड इन हार्नेस, अगर इंदिरा गांधी के साथ डाइड इन हार्नेस आया है तो इसका मतलब है कि इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो उसका प्रधानमंत्री कार्यकाल चल रहा था, तो कार्यकाल के दौरान अगर मृत्यु हुई है इंदिरा गांधी जी की तो बोला जाएगा डाइड इन हार्नेस बोला जाएगा। ओके, नोट डाउन कीजिएगा इसे आप, फिर हम आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं। डाई डाई इन हार्नेस तो गाइज वही है सेम। नेक्स्ट है किल्ड इन एन एक्सीडेंट, बहुत अच्छे से समझना गाइज, ये बहुत ही ज्यादा सुपर इंपोर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए इसको। इसका नोट है इन एन एक्सीडेंट अ पर्सन इज किल्ड, डाइड इज ए रॉन्ग वर्ड हियर, क्लियर, मतलब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाती है तो गाइज उसके साथ अगर मैं कहता हूं कि राम एक्सीडेंट में मर गया, तो अगर मैं कहता हूं राम डाइड इन एक्सीडेंट, तो गाइज ये बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट में जब व्यक्ति मरता है तो पहली चीज तो उसके साथ डाई कभी नहीं लगाया जाता, उसके साथ किल लगाया जाता है, क्लियर है, ये स्पेशली है। तो यहां है नॉट है हिंदी में कि एक्सीडेंट में किल शब्द का प्रयोग होगा, ना कि डाइड का होगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं रमेश वॉज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश, रमेश किस में मर गया गाइज, प्लेन क्रैश के अंदर मर गया, एरोप्लेन जो था वो क्रैश हो गया और रमेश की मृत्यु हो गई। अब आपको मान लीजिए एग्जामिनर क्वेश्चन देता है रमेश वॉज ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक इन द प्लेन क्रैश, फिर ऑप्शन में अगर किल हो और ऑप्शन में अगर डाई भी हो, तो गाइज आपका आंसर किल होगा, डाई नहीं होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कोई मृत्यु हो रही हो और एक्सीडेंट में हो रही हो तो गाइज आप वहां पर कभी भी डाई का यूज नहीं करेंगे, आपको यूज हमेशा किसका करना होगा, किल का यूज करना होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट डिस्पाइट डज नॉट टेक ऑफ, डिस्पाइट डज नॉट टेक ऑफ मतलब है यहां पर गाइज आप अच्छे से समझना, एक होता है आपके इंस्पाइट
और एक होता है डिस्पाइट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ हमेशा लगेगा, जबकि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ भी है इंस्पाइट ऑफ मीन्स डिस्पाइट। इंस्पाइट ऑफ का वही मीन होता है जो डिस्पाइट का होता है। सिंस बोथ मीन द सेम, जैसा कि दोनों का सेम मतलब होता है। वी समटाइम्स रॉन्गली यूज ऑफ विद डिस्पाइट, हम डिस्पाइट के साथ जो यूज करते हैं ऑफ का वो गलत होता है। सिनोनिम्स नेवरदलेस, नॉट विद स्टैंडिंग, और भी होते हैं नॉनदलेस होता है। मतलब हिंदी में इसे हम कहते हैं के बजाय या के बावजूद, जिसे इंग्लिश के अंदर गाइज आपके इंस्पाइट ऑफ कहा जाता है, डिस्पाइट कहा जाता है, नेवरदलेस कहा जाता है, नॉट विद स्टैंडिंग कहा जाता है, नॉनदलेस कहा जाता है, इंस्टीड ऑफ कहा जाता है। इन सब का मतलब होता है के बजाय या के बावजूद। हिंदी में लिखा है इंस्पाइट और डिस्पाइट का अर्थ के बावजूद, या कई बार हम डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज कर लेते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा डिस्पाइट बीइंग लेट ही वाज अलाउड टू टेक द एग्जाम, लेट होने के बावजूद भी उसे क्या किया गया, एग्जाम देने के लिए अलाउ किया गया। तो ये गाइज आपको ध्यान रखना है डिस्पाइट के बारे में और इंस्पाइट के बारे में, और इससे आपको जनरली अच्छे खासे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज आप लोगों के सामने वेट फॉर। वेट फॉर के बारे में जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि वेट फॉर जो होता है कि वेट के साथ गाइज हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर किसका यूज किया जाता है, फॉर का। जैसे वेट फॉर समवन, किसी की प्रतीक्षा करना। मैं कहता हूं ही इज वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई, वो उसके उत्तर की या उसके प्रति उत्तर की क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। तो वेट के साथ क्या लग गया, for। लेकिन गाइज ये सेम वेट फॉर जो होता है ये किसके सेंस में भी आता है, अवेटेड के सेंस में भी आता है। और अवेट वर्ड के साथ आपको ध्यान रखना है कभी भी फॉर का यूज नहीं होता है। जैसे अवेटेड डज नॉट टेक फॉर बिकॉज वेटेड फॉर इक्वल टू अवेटेड। अवेट कभी भी अपने साथ फॉर नहीं लेता है क्योंकि वेट फॉर का मतलब ही क्या होता है, अवेटेड होता है। हिंदी में अवेटेड के बाद फॉर का यूज नहीं होता है। लाइक एन एग्जांपल, द लेटेस्ट न्यूज इज बीइंग अवेटेड। लेटेस्ट न्यूज का क्या किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमने अवेटेड लगाया है तो उसके साथ फॉर नहीं लगेगा। तो ये वेट और अवेटेड के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक होता है आपके पार्ट के साथ गाइज फ्रॉम लगता है, और पार्ट के साथ और क्या लगता है, विद लगता है। दोनों का अलग अलग मतलब होता है। पार्ट यानी होता है हिंदी में किसी से अलग होना, बिछड़ना या अलग होने को पार्ट कहते हैं। टू गो अवे फ्रॉम समवन और टू सेपरेट फ्रॉम समथिंग। मतलब ये है गाइज कि पार्ट के साथ फ्रॉम तब लगेगा जब आप किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो, और पार्ट के साथ विद तब लगेगा जब आप किसी वस्तु से अलग हो रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल है यू शुड नॉट पार्ट फ्रॉम हिम इन एंगर, आपको गुस्से में उससे अलग नहीं होना चाहिए। तो गाइज यहाँ किससे अलग होने की बात हो रही है, हिम जो कि एक पर्सन है, तो पार्ट के साथ क्या लगा दिया हमने, जबकि मैंने कहा डोंट वांट टू पार्ट विद एनी ऑफ माय बुक्स, मैं मेरी किसी भी किताब से क्या नहीं हो सकता, अलग नहीं होना चाहता। तो ऐसी कंडीशन में किससे बात हो रही है गाइज, किताबों की बात हो रही है। तो किताबें व्यक्ति नहीं होती, वस्तु में आती है। तो आपको फिर पार्ट के साथ किसका यूज करना होगा, विद का यूज करना होगा। ये स्पेशली किसके बारे में ध्यान रखना है आपको, पार्ट के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है गाइज आपके बी साइड। बिसाइड एक प्रेपोजिशन होता है जिसका हिंदी मीन होता है बगल में। क्या होता है, बगल में। बोला जाता है बाय द साइड ऑफ, क्या बोला जाता है गाइज आपके, बाय द साइड ऑफ। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं ही सेड बिसाइड मी, तो इसका मतलब ये निकलेगा वो मेरे बगल में बैठ गया। क्लियर है, तो कोई भी साइड की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, बिसाइड, लाइक नियरेस्ट। ओके, तो नोट डाउन कीजिए इसे आप, फिर हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट बी साइड, क्या है गाइज, बी साइड।
देखिए बिसाइड्स आपको सेंस देता है अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम मीन्स के अलावा, किसी चीज के अलावा की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, बिसाइड। बिसाइड का मतलब के बगल में, बिसाइड्स के अलावा। मैंने कहा बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट ही इज लैबोरियस। इंटेलिजेंट होने के अलावा वो क्या है, परिश्रमी भी है। तो गाइस ऐसी कंडीशन में बिसाइड्स किसका सेंस देगा, के अलावा का सेंस देगा। ओके, ऐसे ही होता है कॉप विद। कॉप विद के बारे में गाइस ध्यान रखना, किसी चीज से, व्यक्ति, वस्तु, किसी से निपटने के लिए क्या बोला जाता है गाइस, आपके कॉप विद। लेकिन इसके बारे में एक चीज विशेष ध्यान रखना, अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं एग्जामिनर, आपको कॉप अप विद भी दे सकता है, कॉप अप विद, जो कि बिल्कुल क्या माना जाता है गाइस आपके, गलत। हमेशा ध्यान रखना कॉप विद ही राइट होता है, कॉप अप विद अगर आपको कभी दिख जाए तो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। जैसे मैंने कहा सी कैन कॉप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, वो वर्तमान हालात से क्या कर सकती है, निपट सकती है। तो गाइज अगर एग्जामिनर आपको कभी कॉप अप विद दे दे, अप लगा दे बीच में, तो बिल्कुल गलत कर देना, क्योंकि कॉप अप विद स्लैंग एरर काउंट होती है और राइट हमेशा क्या होता है आपके, कॉप विद होता है। नेक्स्ट है अमंग। देखिए अमंग हो या बिटवीन हो, दोनों का हिंदी मीन होता है वैसे के बीच, या कहना चाहूं तो बीच में। लेकिन अमंग दो से ज्यादा की बात करता है, बिटवीन दो की बात करता है। मतलब यह है, इंग्लिश में अमंग को समझिए, रेफर्स टू द एसोसिएशन और इन कंपनी ऑफ मोर देन टू, refers to the association of two. Between is used for two person or things, and among is used for more than two persons or things. दो से ज्यादा की जब बात होगी तो आप among यूज लेंगे, दो की बात होगी तो आप किसका यूज करेंगे, between का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के बच्चों के बीच उसने क्या बांटी, मिठाइयाँ बांटी। तो गाइस स्कूल के बच्चे दो तो होने से रहे, स्कूल के ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा की बात होगी तो आपको क्या यूज करना होगा, अमंग यूज करना होगा। मैंने कहा देर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन राहुल एंड रमेश, राहुल और रमेश के बीच किसी तरह से प्यार खत्म नहीं। अब गाइस अगर मैं यहाँ आपसे बात करूं तो दो व्यक्तियों की बात हो रही है, एक राहुल है और एक आपके रमेश है, तो दोनों के लिए आपको बिटवीन लगाना होगा, ना कि अमंग यूज करना। तो नोट डाउन कीजिए इसे यार। यस, एक यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा गाइज मैं आपकी, एक अमंग होता है और एक अमंगस्ट होता है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। दोनों का यूज हमेशा दो से ज्यादा, टू प्लस का मतलब है मोर देन टू पर्सन और थिंग, मैं लिख देता हूं यहां बकायदा, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। We can use both among and amongst. Okay. And now क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज गाइस, अमंगस्ट के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा इंग्लिश के वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए। और इंग्लिश में वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, क्लियर है। जबकि अमंग के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो गाइज आप लोगों के इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा वो, ठीक है, किसी भी व्यंजन। रेस्ट ऑफ दीज वॉवल्स ऑल आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इन वॉवल्स को आप छोड़ दो, सभी क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, क्लियर है। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने,
प्लीज डिस्ट्रीब्यूट these books amongst us. Same example. Please distribute these books amongst union. अब देखिएगा इस इन किताबों को हमारे बीच बांट दो कृपया करके, या कृपया करके किताबें यूनियन के बीच बांट दो। गाइज अस जो है ये एक प्रोनाउन है, यूनियन एक नाउन है। क्लियर है? अस किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है? तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। बात आती है यहाँ पर कि इस प्रोनाउन की शुरुआत यू से हो रही है, जो कि आपके इंग्लिश का एक वॉवल है, और यूनियन जो नाउन है इसकी भी स्टार्टिंग यू से हो रही है, जो आपके इंग्लिश का एक वॉवल है। और जब कभी भी वॉवेल से कोई नाउन या प्रोनाउन स्टार्ट हो हिंदी इंग्लिश के स्वर से, तो गाइज आप उससे पहले हमेशा अमंगस्ट ही राइट करना। अगर अमंग आ रहा है तो वो बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। लेकिन एक चीज इस क्वेश्चन को और सुपर बनाती है कि अगर आपको किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आर्टिकल द देखने को मिल जाए, तो गाइज वहां अमंग भी राइट होगा और वहां अमंगस्ट भी राइट होगा। मतलब सेम क्वेश्चन को अगर मैं कर देता हूं कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग द यूनियन या अमंगस्ट द यूनियन, तो अब गाइज आपके ये दोनों ही क्या माने जाएंगे? क्योंकि आर्टिकल द जहां पर आपको दिख रहा है उससे पहले अमंग भी राइट होता है, तो द से पहले अमंगस्ट भी राइट होता है। लेकिन द हट जाए तो फिर वॉवेल से पहले आपके अमंगस्ट यूज होगा और कॉन्सोनेंट से पहले आपके किसका यूज होगा? अमंग का यूज होगा। नोट डाउन कीजिएगा इसे, स्क्रीनशॉट की सुविधा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आया होगा कि हम अमंग का यूज कब करते हैं और अमंगस्ट का यूज कब किया जाता। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों के फॉल इनटू। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज इनटू जो होता है ये हमेशा मोशन को शो करता है। क्लियर? मोशन का मतलब होता है गाइज किसी चीज में गतिविधि होती दिख रही हो, आपको चीज चल रही हो, मोशन आपके कहलाता है। हिंदी में इनटू किसी वस्तु या पानी इत्यादि के अंदर जाता हुआ दर्शाता है। जैसा कि आपको डायग्राम से भी समझ आ रहा होगा, कोई चीज बाहर से अंदर जा रही है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? इनटू। जैसे ही फेल इनटू द पिट, पिट यानी होता है गाइज गड्ढा, और कहा मैंने कि वो गड्ढे में क्या हो गया? गिर गया। तो इसका मतलब पहले बाहर था, फिर मोशन करता हुआ अंदर गया, वो गिर गया, तो हमने फेल के साथ क्या लगाया? इनटू। सिट इन द कैम इनटू। क्लियर? जैसे सिट के साथ आपके इन लगता है, कैम के साथ आपके क्या लगता है? इनटू। जैसे मैंने कहा रजनी वॉज सिटिंग इन द रूम, तो गाइज अगर आप किसी चीज के अंदर हो और कंप्लीटली कवर्ड हो तो आपको क्या लगाना होता है? इन। रजनी कहां बैठी हुई थी? कमरे के अंदर, तो पूरी तरीके से कमरे से घिरी हुई है। ओके। एंटर के बारे में ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना। एंटर डज नॉट टेक प्रेपोजिशन इनटू इफ इट मीन्स टू कम इनटू। टू गो और कम इन, अंदर जा। मतलब कुल मिलाकर गाइज यहां से कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। पहले एक बार इसे देख लीजिए, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं ये चीज कि कब एंटर के साथ यूज किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए एंटर के बारे में गाइज आप लोगों को ध्यान रखना है कि एंटर वर्ड के साथ अगर कभी भी कोई प्लेस आता है, स्थान की बात अगर होती है, तो गाइज एंटर और उस प्लेस के साथ नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन आपके यूज नहीं लिया जाए। क्लियर है? जैसे मैं कहता हूं आई एम एंटरिंग इनटू द हाउस,
मैं मकान में प्रवेश कर रहा हूं, बाहर से अंदर ही जा रहे हो, लेकिन गाइज एंटर के साथ अगर कभी कोई प्लेस स्थान आ जाता है तो आप इनटू का यूज नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे क्या सर कभी एंटर के साथ इनटू नहीं लगाया जाता है? लगाया जाता है, लेकिन कब? तो गाइज अगर आप कोई बिजनेस में एंट्री कर रहे हो, आप एंटर इनटू लगाएंगे। अगर दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं और आप उसमें एंट्री मार रहे हो, तो गाइज एंटर इनटू कन्वर्सेशन होगा, बातचीत में एंट्री मारना। लेकिन गाइज अगर आप करियर में एंट्री मार रहे हो ना, तो एंटर के साथ किसका यूज किया जाता है? अपॉन का। क्लियर है? किसका यूज करेंगे? अपॉन का। ये चीज आपको एंटर के बारे में ध्यान रखनी है, नोट डाउन कीजिएगा इसे आप। और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आया होगा एंटर के साथ अपॉन कब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, यहां कहता है एंटर इनटू कब लगता है? टू मेक वन सेल्फ अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट, किसी समझौते का हिस्सा होना। अगर आप किसी समझौते का हिस्सा हो, वही चीज बिजनेस कन्वर्सेशन लाइक ही रिफ्यूज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिज टेनेंट। टेनेंट यानी होता है गाइस किराएदार। उसने अपने किराएदार के साथ एग्रीमेंट को एंटर करने से मना कर दिया, समझौता करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्लियर है? तो ये आपको एंटर के साथ इनटू के बारे में ये चीज आपको विशेष अच्छे खासे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है गाइस अमिड। अमिड वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है या ऐसी वर्ब है जो दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज आ सकती है। अमिड मीन्स ड्यूरिंग इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के दौरान, मतलब अनकाउंटेबल नाउन में तो अमिड का मतलब होता है किसी चीज के दौरान होना, बट अमंग इन केस ऑफ काउंटेबल नाउन। लेकिन काउंटेबल नाउन में इसका सेंस किसके तौर पे आता है? के बीच। मतलब ये ध्यान रखो कि अमिड वर्ड जो होता है गाइस वो दो सेंस देता है। आप कितने सेंस देता है? दो। एक होता है दौरान और एक होता है के बीच। के बीच के तौर पर तब आता है जब वो काउंटेबल नाउन हो, और दौरान की बात जब करेगा जब वो एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ रहा हो तब। जैसे समझिएगा, मैंने कहा his cry for help drowned amid the noise। ठीक है, मतलब वो चिल्लाया किसके लिए? मदद के लिए। ड्राउन यानी होता है डूबते हुए, नॉइज शोर के बीच। क्लियर? अब गाइज यहां जब एमिड आ रहा है तो किसके दौरान आ रहा है? वो गाइज आपके अनकाउंटेबल की बात कर रहा है तो दौरान की बात हो गई। मैंने कहा माई वॉलेट फेल अमिड द फाइटिंग, मेरा जो पर्स था वो फाइटिंग के बीच क्या हो गया? गिर गया। तो गाइज यहाँ पर फाइटिंग के बीच की बात हो रही है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? अमिड लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अपॉन। अपॉन डायग्राम आपको बहुत कुछ समझा रहा होगा। when something or someone strikes the surface of the other while in motion, कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर टकराती है, ठीक है, किसी चीज के ऊपर गिरना या कूदने का सेंस देती है तो हम क्या लगाते हैं? अपॉन। मोशन का होना जरूरी है। चीजें जो है गाइस वो किसी भी तरीके से मोशन में होनी चाहिए। कोई चीज किसी के ऊपर हो, टच एंड टच हो, और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव हो, मोशन हो। मैं कहता हूं द रॉबर जम्प्ड अपॉन द रनिंग ट्रेन। रॉबर जो थे वो चलती हुई ट्रेन से क्या हो गए? चलती हुई ट्रेन पर कूद गए। तो इसका मतलब क्या है गाइस? ट्रेन कैसी है? पहले बात तो चल रही है, मोशन के अंदर है, फिर कूदेंगे तो वहां पर आंसर क्या होगा? आपके अपॉन का यूज होगा। क्लियर है? नोट डाउन कीजिएगा और उम्मीद करता हूं अच्छे खासे तरीके से आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, और इसी के साथ गाइज हमारा आज का सेशन ओवर होता है। और आज आपको इस टेबल के माध्यम से बहुत अच्छे खासे तरीके से प्रेपोजिशन, या जिसको मैं कहता हूँ फिक्स प्रेपोजिशन, समझ आया होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, परीक्षा एप्लीकेशन ने आप लोगों के लिए फ्री प्रैक्टिस भी स्टार्ट की है, जिसके लिए सबसे पहले आप परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जब आप परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद गाइज आपको इस तरह से एक कैटेगरीज में राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स देखने को मिलेगा, जहां RSMSSB LDC प्लस CET कंप्लीट वीडियो कोर्स पे आप क्लिक करें। फिर ऐसी एक स्क्रीन शो होगी जिस पर आपको प्रैक्टिस के नाम से यहाँ एक आइकॉन दिखेगा, इस आइकॉन पे आप क्लिक करें
और फिर इस तरह की एक बहुत ही शानदार सी स्क्रीन आपको दिखेगी जिसपे इंडिविजुअली सभी सब्जेक्ट्स के नेम होंगे आपके। उन सब्जेक्ट नेम पर क्लिक करके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और खुद को एवेल्युएट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे खासे तरीके से समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है वहां पर आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं गाइज हम कल नए जोश, नए उत्साह, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।